दृष्टि घटनाचक्र 2024 समसामयिक करंट अफेयर हम लोग देख रहे थे। हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य को देख रहे थे, जिसमें बांग्ला जल, बांग्ला माटी, बांग्ला जल, सूरत हवाई अड्डा, ये सब देख चुके थे। अब आ जाते हैं लास्ट जो हम लोग ने देखा था, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पासीघाट, ये सब भी देख लिया था। हाँ, सावरिया सेठ मंदिर, भोपाल, ऑपरेशन चक्र 2 CBI द्वारा चलाया गया था। और सामूई, पहला हरित पुरातत्व 1400 मेगावाट नीमच, ये सब भी हो चुका था। नील हरित तहर के लिए राजकीय पशु के विश्वकर्मा योजना, विश्वकर्मा योजना यहाँ तक देखे थे। केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की थी? विश्वकर्मा योजना कारीगरों के लिए कब शुरू किया गया था? 17 सितंबर 2023 ईस्वी को। और 17 सितंबर को ही एक और सबसे बड़ी MIC सुविधाओं में से एक का प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया था। MIC बोले तो मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन, मतलब एक बड़ा सा हॉल जहाँ मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन सारे कुछ संयुक्त रूप से करवाए जा सके। और इसका नाम क्या रखा गया? यशोभूमि। जो उद्घाटन किया था MIC सुविधाओं से लैस एक बड़ी सी हॉल का, उसका नाम यशोभूमि है। कब किया गया था उद्घाटन? 17 सितंबर 2023 ईस्वी को। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी है? एथिलीन क्रैकर परियोजना, एक्चुअली यहाँ क्या होगा, डिफरेंट टाइप के पेट्रोकेमिकल्स का निर्माण किया जाएगा, एथिलीन हो, प्रोपिलीन हो, ये सब। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा जाएगा कि इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान न हो। तो ध्यान रखिएगा, एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? बीना रिफाइनरी, मध्य प्रदेश में। किसके द्वारा रखी गई है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा, 14 सितंबर 2023 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी प्रदान की है? तो ये बन गया है पहले, कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। कभी मंजूरी प्रदान किया है? 12 सितंबर 2023 ईस्वी को। ओके, अब अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए तो प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया है? 5 सितंबर 2023 ईस्वी को। ओके, अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक विस्तारित करने की मंजूरी प्रदान की? ये उज्ज्वला योजना, ये किससे संबंधित? LPG गैस बांटने से संबंधित है। और इसको 2025-26 तक विस्तारित करने को मंजूरी प्रदान कर दी गई। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी पीएम मोदी के द्वारा। और इसको अभी कब तक? 25-26 तक बोला है विस्तारित कर दिया गया, यानी 25-26 तक ये योजना कार्यरत रहेगी। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक की आबादी पर शीर्ष 3 शहर क्रमशः कौन से हैं? शीर्ष 3 शहर इंदौर, आगरा और थाने। ध्यान रखिएगा, किस में बात कर रहा है? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। अभी सबसे ज़्यादा टेंशन इसी चीज़ का है कि वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा हो गया है। इसी प्रकार भारत के बहुत सारे शहर भी इसकी चपेट में हैं। तो इसीलिए 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों का सर्वेक्षण किया गया है। और उसमें नंबर कौन कौन से हैं टॉप 3 में? इंदौर, दूसरा आगरा और तीसरा थाने। इंदौर, आगरा और थाने 3 शहर हैं। केंद्र सरकार ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने को मंजूरी प्रदान की है? तो उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखने का प्लान बनाया है। और ये कब से मंजूरी इसको मिल गई है? सितंबर 2023 ईस्वी को इस बात की मंजूरी मिल गई है। यानी उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम अब क्या हो जाएगा? शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य की किस नदी में जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई? तो जटायु क्रूज सेवा, ये जटायु राम जी से संबंधित है। तो अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे। यानी ध्यान रखिए, जटायु क्रूज सेवा कहाँ प्रारंभ की गई है? सरयू नदी में। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से ही है कि उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ बनाया जा रहा है? पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है चित्रकूट में। चित्रकूट में। अगला क्वेश्चन, आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन कहाँ से किया गया है?
तो इसका उद्घाटन गांधीनगर गुजरात से किया गया है और ये आभासी रूप से मतलब वर्चुअल रूप से ऑनलाइन किया गया है 13 सितंबर 2023 ईस्वी को, आयुष्मान भव अभियान। तो यहाँ हमारा राष्ट्रीय परिदृश्य जितने भी थे वन लाइनर वो समाप्त हुए। अब हम अंतर्राष्ट्रीय का देखते हैं और ये वन लाइनर होने के बाद फिर हम डिटेल में चलेंगे जैसा कि दृष्टि घटना चक्र में दिया हुआ है। ठीक है, बात आते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र। पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो पोलैंड देश कहाँ है? तो ये यूक्रेन का पड़ोसी देश है। तो वहाँ के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं डोनाल्ड, अमेरिका के थे ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प, यहाँ डोनाल्ड टस्क है, डोनाल्ड टस्क। पोलैंड के नए प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क 13 दिसंबर को 2023 ईस्वी को शपथ ग्रहण कर लिए हैं। ठीक है, अब एक रैंकिंग निकाला गया है, क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये मर्सर के द्वारा जारी किया जाता है। मतलब कौन सा सिटी रहने के लिए अच्छा है, तो नाम क्या है? क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग, क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग, और ये 2023 का है, 12 दिसंबर 2023 को जारी किया गया है। किसके द्वारा? मर्सर के द्वारा। इसके तहत कुल कितने शहरों का सर्वे किया था? कितने शहर इसमें शामिल हैं? टोटल 241 शहर शामिल हैं। और टॉप 3 शहर कौन कौन से हैं? तो ऑस्ट्रिया, एक वियना है, दूसरा ज्यूरिख है और तीसरा ऑकलैंड है। 3 शहर की बात आती है। नंबर 1 पे वियना, देन ज्यूरिख, फिर तीसरा ऑकलैंड। वियना कहाँ है? तो ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ठीक है, दूसरा ज्यूरिख, तो ज्यूरिख जो है स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर है ज्यूरिख। और जो ऑकलैंड है ये कहाँ है? ये न्यूजीलैंड में है। अच्छा, ये तीनों देश की हम लोग राजधानी भी साथ साथ याद करते रहते हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या होता है? वियना होता है। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न है। और न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन है। ठीक है, यानी हमें टॉप 3 शहर याद हो गया, वियना, ज्यूरिख और ऑकलैंड। अब आ जाते हैं कि कह रहा है कि इसमें कितने भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? तो जो 241 कुल शहर लिया गया है उसमें कितने भारतीय शहर हैं? तो 7 भारतीय शहर हैं। कौन कौन सा 7 शहर की अगर बात करते हैं तो ये देखिए 7 शहर है। सबसे टॉप पे, भारत में सबसे टॉप पे हैदराबाद है, उसके बाद पुणे, देन बंगलोर, देन चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और नई दिल्ली। लास्ट 2 देखिए तो कोलकाता और दिल्ली है। कोलकाता 170 नंबर पे और नई दिल्ली 172 नंबर पे। और महाराष्ट्र का 2 शहर है, 154 और 164 पे। 154 में पुणे है और 164 पे मुंबई है, यानी महाराष्ट्र का 2 शहर 154 पुणे और 164 मुंबई। ओके, और नंबर 1 पे भारत में कहें नंबर 1 पे कौन है? तो 153वें स्थान पे हैदराबाद है, 154 पे पुणे, 156 पे बंगलुरु, 161 पे चेन्नई और 154, तो यहाँ 10, 154 यहाँ 164 मुंबई। पुणे मुंबई ये दोनों 10 का डिफरेंस है। 153, 154, 156, 161, 164 पे मुंबई, 170 कोलकाता, 172 नई दिल्ली। यही हो गया। ये कौन सी थी? रहने के लायक, रहने के लिए सबसे अच्छी सिटी कह सकते हैं। नाम क्या दिया है? क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग, क्वालिटी ऑफ लिविंग जहाँ सबसे अच्छा हो, अच्छी, वही क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 जारी करता मर्सर। टोटल 241 शहर को लिया गया है। टॉप 3 वियना, ज्यूरिख और ऑकलैंड। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस GRCA कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया था दुबई में COP28 के दौरान, COP28 के दौरान लॉन्च किया गया था। इस अलायंस में टोटल 11 देश है जिसका एक सदस्य भारत भी है। और ये 11 देश अगर देखना चाहें तो कौन कौन से हैं? तो पहले तो 4 जो क्वाड है उसको ले लीजिए, यानी भारत, अमेरिका, उसके बाद फिर जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 हो गया। उसके बाद भारत का एक पड़ोसी देश भूटान, तो ये भूटान हो गया, यानी 5 देश हो गया। और उसके बाद 3 गो, मिस्री खाना है तो हंगरी हो तब, मिस्र, घाना, हंगरी, मिस्र, घाना, हंगरी। ओके, और 3 देश और, डेनमार्क, कंबोडिया और नीदरलैंड। यानी इस प्रकार से टोटल 11 देश शामिल है किसमें? ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस एक बनाया गया था। कब? COP28 के दौरान। COP28 कहाँ हुआ था? दुबई में हुआ था, हाल ही में हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस शहर की मेजबानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। अभी क्या है, AI को लेकर सभी देश आगे बढ़ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के, तो उसी से संबंधित एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
और ये कहाँ हुआ था, किसकी मेजबानी में हुआ था या किस शहर ने करवाया था, तो ये नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है। किस देश के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे? तो अच्छा, किस देश के राष्ट्रपति, तो केन्या के राष्ट्रपति हैं विलियम समोई रूटो। विलियम समोई रूटो कि किसके राष्ट्रपति हैं, केन्या के। ये भी भारत की यात्रा पे आए हुए थे। तो अभी एक आया था डोनाल्ड करके एक प्रधानमंत्री बना था, कहाँ का, पोलैंड का। क्या नाम था उसका, डोनाल्ड टस्क के पोलैंड के प्रधानमंत्री बने थे। और ये घाना के भी हो गए राष्ट्रपति। इनका क्या नाम, केनिया के राष्ट्रपति हो गए, इनका नाम है विलियम समोई रूटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 18वां सत्र कब आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था 5 से 8 दिसंबर 2023 ईस्वी को। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बार भारत का एक डांस है गरबा, जो कि गुजरात का है, उसको शामिल किया गया है। डिटेल में हम देखते हैं, नीचे आ ही जाएगा। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए किस लिए आयोजन किया जाता है, जो भी हमारे सांस्कृतिक धरोहर है उसके संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 17वां सत्र आयोजित किया गया था। ये इसका आयोजन कहाँ किया गया था, कसाने बोत्सवाना में। और किसके द्वारा किया जाता है इसका आयोजन, तो यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। और इस बार के इस आयोजन में क्या हुआ है कि एक भारतीय नृत्य है जिसको मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया है। वो कौन सा नृत्य है, कौन सा डांस है, इंडियन डांस है, तो गरबा, गुजरात का फेमस है, आप लोग जानते ही होंगे। और इसके शामिल होने के बाद यूनेस्को की इस सूची में शामिल होने वाली यह भारत की कौन सी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर हो गई है, तो टोटल 15, ये 15वीं धरोहर है गरबा। अभी तक पहले से 14 थे, एक इसके शामिल होने के बाद टोटल 15 हो गए हैं। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023, इसका चुनाव 6 दिसंबर 2023 को किया गया था। और ये चुना गया है टेलर स्विफ्ट को। टेलर स्विफ्ट कौन है, तो अमेरिकी पॉप गायिका और अभिनेत्री है जिसको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। सीईओ ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है, सीईओ ऑफ द ईयर 2023, तो ये चुना गया है सैम आल्टमैन को सीईओ ऑफ द ईयर। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, तो एक सिंगर है, पॉप सिंगर अमेरिका की, क्या नाम है उसका, टेलर स्विफ्ट। और सीईओ ऑफ द ईयर क्या है, तो सैम आल्टमैन। अगला क्वेश्चन, एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? ये चुना गया है लियोनेल मेसी को। एथलीट, तो सबसे अच्छा एथलीट कौन है, मेसी फुटबॉलर। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची किसके द्वारा जारी की जाती है? तो 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची फोर्ब्स के द्वारा जारी की जाती है। और इस सूची में जो टॉप 3 की महिलाएं हैं वो कौन कौन हैं, तो एक जो यूरोपियन यूनियन है उसकी अध्यक्ष है उर्सुला वान डेर लियोन। उसके बाद यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष है क्रिस्टिन लैगार्ड। देन अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, ये तीसरे नंबर पे है। तो पावरफुल कौन कौन, 3 महिला हैं। अगर हम भारत में बात करते हैं तो इस लिस्ट में भारत की कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है, तो भारत की 4 महिलाओं को शामिल किया गया है। एक तो निर्मला सीतारमन, इनका स्थान 32वां है, ओवरऑल रैंकिंग 32वां है। रोशनी नाडर मल्होत्रा 60, फिर सोमा मंडल 70, किरण मजूमदार 176, यानी रैंकिंग याद रखिएगा 32, 60, 70 और 76। और 32 में तो वित्त मंत्री हो जाएगी निर्मला सीतारमन, उसके बाद रोशनी नाडर, उसके बाद सोमा मंडल, देन किरण मजूमदार 176 नंबर पर। ये हो गया, यानी भारत की ये जो टॉप 100 लिस्ट है महिलाओं की, पावरफुल लिस्ट है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये जारी किया जाता है फोर्ब्स के द्वारा। इसमें भारत की कितनी महिलाएं हैं, भारत की 4 महिलाएं हैं। और जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है वो तीसरे नंबर पे हैं। दूसरे नंबर पे क्रिस्टिन लैगार्ड, पहले नंबर पे उर्सुला वॉन डेर लियोन। ओके, अब आ जाते हैं, किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की है? तो ये इटली हो गया। इटली की प्रधानमंत्री जब आई हुई थी यहाँ भारत दौरे पे, तो उसके बाद से उन्होंने चीन के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था उससे बाहर होने के लिए घोषणा कर दी है। 6 दिसंबर 2023 को ये घोषणा कर दी। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से लीड IT 2.0, LEAD, लीड फॉर लीडरशिप ग्रुप फॉर, और IT से हो गया इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2.0,
तो कह रहा है कि भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से लीड IT 2.0 का शुभारंभ किया है, तो ये किया है स्वीडन के साथ मिलकर के लीड IT 2.0। लीड IT 2.0 का फुल फॉर्म क्या होगा, लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, IT से इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2.0 पूरा नाम क्या है। किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है, तो ये है भारत। भारत को IMO परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है। भारत को किस द्विवर्षीय कार्यकाल के लिए चुना गया है, तो 2024-25 2 साल के लिए इसको चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए पुनः निर्वाचित भारत को 2024-25 के लिए। अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। जलवायु परिवर्तन वाला सूचकांक 3 को मिलकर जारी करता है। एक तो जर्मन वॉच, जलवायु परिवर्तन देखना है तुमको कंटिन्यू वॉच करना पड़ेगा, तो जर्मनी हमेशा वॉच कर रहा है, जर्मन वॉच। उसके बाद न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, एक नया क्लाइमेट इंस्टीट्यूट बनाया गया है, वो है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। और तीसरा है क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। ये 3 संस्था है जो मिल करके जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक मतलब जारी करता है, और ये 2024 का जारी किया गया है। सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया है, तो इसमें 63 देश हैं और एक EU है, मतलब यूरोपियन संघ है। और सूचकांक में प्रथम 3 स्थान पर कौन से देश हैं, तो कोई नहीं, मतलब कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि अपने यहाँ जलवायु परिवर्तन को लेकर इतने अच्छे उपाय कर रहा है, इसलिए पहला 3 स्थान किसी को नहीं दिया गया है। और चौथे स्थान पे डेनमार्क है, इसको 75.59 स्कोर मिला है। रैंक 5 पे एस्टोनिया है, इसका स्कोर 72.07 है। रैंक 6 पे फिलीपींस है, इसका स्कोर 70.70 है। भारत की रैंकिंग की बात करते हैं तो सूचकांक में भारत की रैंकिंग 7वीं है। अच्छा, तब तो अच्छी रैंकिंग है, भारत की रैंकिंग 7वीं, यानी 6 पे फिलीपींस, 7 पे भारत। इसका स्कोर 70.25 है, 70.25 है। 3 में कोई नहीं है, 4, 5, 6, 7 और 7वें पे भारत है, स्कोर 70.25। किसने ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट जारी की, ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा। इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में शीतलन संबंधी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में G20 देशों के कितने % हिस्सेदारी है, तो इसकी हिस्सेदारी 82% है। यानी जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन करते हैं उसमें G20 देश मिलकर ही 82% मतलब ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित कर देते हैं। इसलिए G20 देशों को थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। ये ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट से हमें पता चला है, जारी करता UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन, अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल पहल किसके द्वारा चलाया गया है, तो ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा चलाया गया है। अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल पहल मतलब पहले ही आपको असचेत किया जाएगा। और इस पहल का उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रखना, क्योंकि अभी प्राकृतिक आपदाएं बहुत सारी आ सकती है, जैसा मौसम परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इसलिए 2027 तक सभी को अलर्ट रखने के लिए UN ने, संयुक्त राष्ट्र ने एक पहल चलाई है, उसका नाम है अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल। आ जाते हैं पेज नंबर 6 पे। पेज नंबर 6 क्या कर रहा है कि यूनिसेफ ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया है, ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च भारत के सहयोग से किया है। यूनिसेफ जो बच्चों वाला है, संयुक्त राष्ट्र का जो बच्चों वाला स्पेशली देखता है यूनिसेफ, उसने ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया भारत के सहयोग से। यह पहल कहाँ लॉन्च की गई है, तो यह COP28 शिखर सम्मेलन, COP28 जो कि दुबई में हुआ था, UAE, वहीं इसको लॉन्च किया गया है ग्रीन राइजिंग को। वाइज शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है, वाइज शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण दोहा कतर में आयोजित किया गया है। कहाँ, दोहा कतर में। अच्छा, वाइज का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड इनोवेशन, W फॉर वर्ल्ड, I फॉर इनोवेशन, S फॉर समिट
फॉर एजुकेशन, ई फॉर एजुकेशन, वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन, वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन, ये इसका विस्तृत रूप हो गया। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम, वाइज की थीम अगर बात करते हैं तो रचनात्मक प्रवाह, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानव का विकास। इसका हिंदी इंग्लिश वाला बेटर है, क्रिएटिव फ्लुएंसी, ह्यूमन फ्लोरिशिंग इन द एज ऑफ एआई, ह्यूमन फ्लोरिशिंग इन द एज ऑफ एआई। अभी एआई के टाइम में कैसे विकास हो रहा है, उसी के बाद मानव का विकास हो रहा है। किस भारतीय को वाइज प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया? ये देखो, वाइज प्राइज के लिए एक भारतीय को भी चुन लिया गया है। वाइज प्राइज किस चीज़ के, किस फील्ड में? एजुकेशन के फील्ड में। यह है सफ़ीना हुसैन, ये पहली भारतीय महिला बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली भारतीय महिला बनी है सफ़ीना हुसैन, जिसको वाइज प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया है। न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री 27 नवंबर 2023 ईस्वी को क्रिस्टोफर लक्सन को नियुक्त किया गया है। क्रिस्टोफर लक्सन को नियुक्त किया गया है। एक तो हम लोग पोलैंड का देखे थे, डोनाल्ड टस्क था प्रधानमंत्री, और केन्या के राष्ट्रपति एक हमारे यहाँ घूमने आए हुए थे। और अभी आ गया न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री थी ये क्रिस्टोफर लक्सन। कौन सा मंदिर परिसर इटली के पोम्पेई को पीछे छोड़कर विश्व का 8वां आश्चर्य बन गया है? 8वां आश्चर्य बन गया है कौन? अंकोर वाट का मंदिर। और अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया। अफ्रीकी देश लाइबेरिया का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? लाइबेरिया का राष्ट्रपति नवंबर 2023 ईस्वी में जोसेफ बोकाई को चुना गया है। जोसेफ बोकाई। कौन सा मंदिर परिसर इटली के पोम्पेई को पीछे छोड़ के बन गया था? 8वां आश्चर्य विश्व का, तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया। और उसका लाइबेरिया का राष्ट्रपति ये भी देख लिए, जोसेफ बोकाई। जोसेफ बोकाई जो कि 22 जनवरी 2024 ईस्वी को शपथ ग्रहण किए। APEC लीडर वीक 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? APEC सैन फ्रांसिस्को USA में, यानी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया गया था APEC लीडर वीक। इसका थीम क्या था? सबके लिए एक लचीले और संधारणीय भविष्य का निर्माण। संधारणीय भविष्य का निर्माण। अगला क्वेश्चन, लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है ल्यूक फ्रीडेन को। ल्यूक फ्रीडेन लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री बन गया है। और मालदीव का नए राष्ट्रपति, मालदीव पे भी बहुत विवाद चल रहा है, तो ये ध्यान में रखिए, इसके नए राष्ट्रपति की कौन बनाया गया है? मोहम्मद मोइजू, जो कि चाइना के समर्थक, हाँ, मोहम्मद मोइजू को बनाया गया है मालदीव का राष्ट्रपति। चक्रवात मिथिली कहाँ पर आया है? मिथिली चक्रवात आया है ये बंगाल की खाड़ी में। मिथिली चक्रवात बंगाल की खाड़ी में। इस चक्रवात का नामकरण किसके द्वारा किया गया है? इसका नामकरण मालदीव ने किया है। मिथिली, मालदीव बंगाल की खाड़ी में आया है। और इससे कौन कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो मुख्यतः अगर देखो तो भारत और बांग्ला। बंगाल की खाड़ी में आया तो उधर वही दो देश है, भारत है, उधर बांग्लादेश है मुख्य रूप से। नामांकन एक ये पूछता है कि किसने उसका नाम रखा है, तो मालदीव ने नाम रखा है, आया है बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन, इनोवेशन हैंडशेक। इनोवेशन हैंडशेक कहाँ लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है सैन फ्रांसिस्को में। इनोवेशन हैंडशेक सैन फ्रांसिस्को में लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय तकनीकी संबंधों को मजबूत करना। मुख्य उद्देश्य इसका यही है, इनोवेशन हैंडशेक। इनोवेशन हैंडशेक सैन फ्रांसिस्को अमेरिका, तकनीकी द्विपक्षीय तकनीकी संबंधों को मजबूत करने के लिए। कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप से बाहर हो गया है? तो ये रसिया ने इससे बाहर होने की घोषणा कर दी है। एक ट्रीटी मतलब एक समझौता हो रखा था किस चीज़ पे? ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप, तो उससे बाहर निकल गया। जो कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस है इन यूरोप, उससे बाहर निकल गया है रसिया। QS विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग, यानी वर्ल्ड में यूनिवर्सिटी की क्या रैंकिंग होनी चाहिए, तो ये QS द्वारा जारी किया जाता है। QS बोले तो क्वाक्वारेल्ली साइमंड्स। QS का फुल फॉर्म क्या है? क्वाक्वारेल्ली साइमंड्स, यही जारी करता है QS विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो अभी क्या हुआ है? एशिया 2024 जारी किया गया है। जारी कौन करता है? QS को तो पता ही है। इसमें यह कौन सा संस्करण था? तो ये 16वां संस्करण था।
इसमें सर्वाधिक संस्थान किस देश के शामिल हुए? तो भारत के 148 संस्थानों को शामिल किया गया है। 16वां संस्करण था, भारत का 148 संस्थान को शामिल किया गया। और शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो चीन का एक विश्वविद्यालय है, पेकिंग विश्वविद्यालय, पैकिंग नहीं पेकिंग विश्वविद्यालय, उसको नंबर 1 स्थान मिला है। और सबसे ज़्यादा संस्थान किस देश के हैं? भारत का है, 148 संस्थानों को शामिल किया गया। अब देखते हैं रैंकिंग में भारत का शीर्ष संस्थान कौन रहा है? भारत का कौन सा यूनिवर्सिटी रहा है, कौन सा इंस्टीट्यूट रहा है? तो IIT बॉम्बे, जिसका कि रैंक 40 है, भारत में टॉप है, ओवरऑल रैंक 40 है। किसने इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2023 जारी की है? इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2023 जारी करने वाला है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP ने जारी किया है। किसने जारी किया है इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट? IEP ने, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2023 कब आयोजित किया गया है? तो ये 17 नवंबर 2023 ईस्वी को आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता किसने की है? वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता PM मोदी ने की है। इस सम्मेलन का पहला संस्करण जनवरी 2023 ईस्वी में आयोजित किया गया था, पहला संस्करण जनवरी 2023 ईस्वी में। और अभी जो आयोजित किया गया 17 नवंबर 2023 को, उसकी अध्यक्षता PM मोदी ने की है। किसने 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट जारी किया है? 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट ये जारी किया गया है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन, पारे पर, पारे कैसे जानते हैं कि हम लोग को मीनामाता रोग होता है पारे से। तो पारे पर मीनामाता कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन में 5वीं बैठक यानी COP5 कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका आयोजित जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है। ध्यान दीजिएगा COP5, और COP5 कौन सा है? तो पारे पर मीनामाता कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की ये 5वीं बैठक है। ओके। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा तो दिसंबर में तो किया था इटली ने, और नवंबर में भी किया था, नवंबर में फिलीपींस ने भी इससे बाहर निकल गया, यानी 2 देश हो गया, एक इटली और एक फिलीपींस, 2 देश है जिसने कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है। प्रथम ग्लोबल AI सेफ्टी समिट 2023, प्रथम ग्लोबल AI सेफ्टी समिट 2023 में कितने देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए विश्व के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये 28 देशों ने। अब जैसे कि AI को हम जिस प्रकार से बढ़ावा दे रहे हैं तो ठीक है, इससे हमें बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है, लेकिन आगे चल के इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। तो इसीलिए क्या एक ग्लोबल AI सेफ्टी समिट आयोजित किया गया था। किसके मेज़बानी में? UK के मेज़बानी में किया गया था। इसमें टोटल कितने देश थे? 28 देश थे। इस समझौते का नाम क्या दिया गया है? इसका नाम दिया गया है ब्लेचली घोषणा। तो ध्यान रखिए, पूछे कि ब्लेचली घोषणा क्या है? तो ब्लेचली घोषणा जो है वो AI सेफ्टी समिट है, जो कि ग्लोबल लेवल पे मतलब आयोजित किया गया था, इसलिए AI सेफ्टी समिट है। इसमें टोटल कितने देश थे? 28 देश शामिल हैं। कितने शहरों को वर्ल्ड सिटीज डे के अवसर पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है? ओके, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में कितने देशों को शामिल किया, कितने शहरों को शामिल किया गया है? टोटल 55 शहर को, मतलब 55 ऐसे शहर हैं जो कि क्रिएटिव सिटीज़ के तौर पे देखे जा सकते हैं, क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। इसमें भारत का कौन सा शहर शामिल है? तो भारत का ग्वालियर है। किस चीज़ में क्रिएटिविटी है भाई? ग्वालियर संगीत के क्षेत्र में। उसके बाद कोझिकोड केरल का है, ये साहित्य के क्षेत्र में, ग्वालियर MP का था। और ठीक है, यानी भारत के 2 शहर को शामिल किया गया किस में? यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क की लिस्ट में। टोटल 55 शहर में 2 शहर भारत के हैं। कौन कौन? एक ग्वालियर और दूसरा कोझिकोड साहित्य के लिए, ग्वालियर संगीत के लिए। किस संस्था ने अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 जारी की है? अडेप्टेशन मतलब अनुकूलन, गैप रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा ये जारी किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 जारी किया गया। यह रिपोर्ट किससे संबंधित है?
तो जलवायु परिवर्तन से लेकर के ये संबंधित है। एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023। 24 अक्टूबर 2023 ईस्वी को वर्ष 2030 तक नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किया है? किसको संरक्षण करना है? नदी डॉल्फिन को। कब तक? 2030 तक संरक्षण करने की बात की गई है। इसमें 11 देशों ने, टोटल 11 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, ध्यान दीजिएगा। ये 11 देश कौन से हैं? तो बांग्लादेश, बोलीविया, पहले भारत के आसपास वाले देश देख लेते हैं। तो भारत हो गया, उसका पड़ोसी देश नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये 4 देश हो गया भारत का पड़ोसी देश। उसके बाद फिर बोलीविया, ब्राज़ील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और वेनेजुएला, यानी ये टोटल 11 देश हो गए। नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कहाँ किया गया है? बोगोटा, कोलंबिया। ये घोषणा कहाँ हुआ है? वैश्विक घोषणा पत्र ये बोगोटा, कोलंबिया में। किस चीज़ के लिए हुआ है? तो नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए जो वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुआ है बोगोटा, कोलंबिया में, जिसमें कि 11 देश शामिल है। ये सब 11 देश। ओके। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क के संचालन समूह का सदस्य कौन बना है? तो अभी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क का समूह बनाया गया है। और ये कब हुआ है? अक्टूबर 2023 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिक्को को स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री बनाया गया है। ओके, आ जाते हैं पेज नंबर 7 पे। 7 में कह रहा है कि हरिकेन ओटिस ने कहाँ तबाही मचाई है? हरिकेन ओटिस, तो इसने अकापुल्को, मेक्सिको में तबाही मचाई है। ऐसे ये जो हरिकेन आता है ये कहाँ आता है? मेक्सिको के पास में ही आता है, और इस बार इसका नाम दिया गया हरिकेन ओटिस। और इसने मेक्सिको का मेन एक जगह है अकापुल्को, वहाँ सबसे ज़्यादा तबाही मचाई है। किस संस्था ने इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी किया है? इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट, तो ये जारी करता है UNUEHS। इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट क्या है? UNU अर्थात यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। S फॉर सिक्योरिटी, E हो गया इन्वायरमेंट एंड H फॉर ह्यूमन, S फॉर सिक्योरिटी। ओके, UNUEHS क्या जारी किया है? इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन असेंबली के 6ठे सत्र की मेजबानी की? तो इसकी मेजबानी भारत के द्वारा किया गया। कौन सा? 6ठा सत्र था ये, और 30 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में ये बैठक चली थी। ऐसे भी सौर गठबंधन जो बनाया है भारत ने, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, उसका मुख्यालय कहाँ है? भारत में, वो भी कहाँ? गुरुग्राम में। भारत के किस संस्थान को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में, तो ये किस संस्थान को प्राप्त हुआ है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, मतलब CA का जो एसोसिएशन है उसको क्या दिया गया है? CA एसोसिएशन, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो एसोसिएशन है उसको दिया गया सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार दिया गया है। और ये कब संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार प्रदान किया गया? 17 अक्टूबर 2023 ईस्वी को। फिर से एक बार देख लीजिए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, I फॉर इंस्टीट्यूट, फॉर CA से हो गया चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण संगठन यानी UNWTO की 50वीं महासभा कहाँ आयोजित की गई? तो इसकी ये आयोजित किया गया 16 से 20 अक्टूबर 2023 ईस्वी को समरकंद, उज्बेकिस्तान में। विश्व पर्यटन संगठन का महासभा था समरकंद, उज्बेकिस्तान में। कौन सा था? 25वीं महासभा था। और ये कहता है कि भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया है? इसी सम्मेलन में, इसी संगठन में द्वारा, इसी महासभा में भारत के एक गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में शामिल किया गया है। तो ये है धोरडो गांव, गुजरात का है। गुजरात का एक है धोरडो गांव, उसको क्या शामिल किया, किस सूची में शामिल किया गया?
सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव, यानी सर यहाँ सबसे ज़्यादा पर्यटक सबसे आते हैं, सबसे अच्छा पर्यटन गाँव है ये। सबसे कम उम्र में इक्वाडोर के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो इक्वाडोर के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? डेनियल नोबोआ। डेनियल नोबोआ को इक्वाडोर का राष्ट्रपति बना दिया गया है। किस संस्थान ने वन सिगार CGIAR वन सिगार भागीदारी में शामिल होने के लिए समझौता किया है? तो किस संस्थान ने? तो ये संस्थान का नाम है अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान, ICRI सैट। ओके, ICRI सैट, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान। अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या है? CGAR या CGIAR, इसका फुल फॉर्म है खाद्य सुरक्षित भविष्य हेतु वैश्विक अनुसंधान भागीदारी। अगला क्वेश्चन, भारत और यूए के बीच पहली 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? तो ऐसे नई दिल्ली में। भारत और यूके के बीच में, यूए गलत है, यूके। ऐसे भारत और USA के साथ पहले से ही हो रहा है 2+2, भारत और रशिया के साथ पहले से ही हो रहा है 2+2 वार्ता, लेकिन यूके के साथ पहली बार हुआ है। यूके में इंडियन ओरिजिन के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। भारत और यूके के बीच ये पहली 2+2 वार्ता, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, इजरायल और हमास के बीच संघर्ष में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन अजय। अगर पूछ दे ऑपरेशन अजय का संबंध किससे है? तो इजरायल और हमास के बीच वहां फंसे भारतीयों को बाहर निकालने से। अक्टूबर 2023 ईस्वी में भारतीय भेषज संहिता आयोग यानी IPC किसका सदस्य बना है? तो ये जो IPC है वो PDG का सदस्य बना गया है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जो आयोग है उसका, यानी फार्माकोपिकल डिस्कशन ग्रुप। एक्चुअली में ये होता है कि IPC के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो इसका डिटेल आगे बताते हैं। अभी ध्यान में रखिए, PDG का फुल फॉर्म क्या है? फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप। इसका सदस्य कौन बन गया है? भारतीय भेषज संहिता आयोग। यहाँ जो दवाइयाँ बनती है तो उसका क्या स्टैंडर्ड होगा ये डिसाइड करने का काम यही करता है भारतीय भेषज संहिता आयोग। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलहू हसन ने भारत की राजकीय यात्रा की है? भारत की राजकीय यात्रा करने वाली बन गई है कौन? तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति। नाम क्या है उसका? सामिया सुलूही हसन। ओके, किस विश्वविद्यालय द्वारा सामिया सुलूही हसन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई है? डॉक्टरेट की मानद उपाधि तो JNU के द्वारा, JNU नई दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली, इसने क्या किया है? सामिया सुलूही हसन को डॉक्टरेट की उपाधि दी है। और ये सामिया सुलूही हसन कौन है? तो ये पहली महिला राष्ट्रपति है तंजानिया के। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? विश्व के दूसरे सबसे बड़े भारत के बाहर, तो ये किया गया न्यू जर्सी USA में, और ये अक्षरधाम मंदिर के तर्ज में बनाया गया, अक्षरधाम जैसा ही है, अक्षरधाम। 8 अक्टूबर 2023 ईस्वी को इजराइल ने फिलिस्तीन के आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। और भारत ने वहाँ से अपने फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा? ऑपरेशन अजय। और इजराइल ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसने जारी किया? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी करता कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर हेल्थ के द्वारा जारी किया जाता है। अब ये देख लेंगे कि इसमें भारत का स्थान कौन है, नंबर 1 पे कौन है? तो भारत का स्थान इसमें 111वां है, बहुत पीछे है। 111 एकदम कुछ याद करने की जरूरत नहीं, 3 1 111वां स्थान है हंगर इंडेक्स। और ये कौन सा हंगर इंडेक्स है? 12 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया था। किसके द्वारा? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर हेल्थ के द्वारा। 111वां स्थान है भारत का। प्रशांत महासागर के द्वीप राष्ट्र वानुआतु के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राष्ट्र आनुवातु, प्रशांत महासागर का एक द्वीप है, उसके प्रधानमंत्री बने हैं चार्लोट सलवाई।
चार्लोट सर्वाई। अगला क्वेश्चन, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD का लगातार तीसरी बार अध्यक्ष किसे चुना गया है? भारत का। यानी भारत फिर से अध्यक्षता करेगा किसकी? लगातार तीसरी बार अध्यक्षता करेगा, तीसरी बार अध्यक्ष बना है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय, उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ह्यूस्टन टेक्सास, ह्यूस्टन टेक्सास यूएसए बोले तो अमेरिका के जो जगह है ह्यूस्टन टेक्सास में, वहीं पे पहला गांधी संग्रहालय उत्तरी अमेरिका का बना है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा, भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ किया गया है? ये किया गया है मेरीलैंड यूएसए में, मेरीलैंड यूएसए में किया, मेरीलैंड यूएसए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये नवाचार सूचकांक 27 सितंबर 2023 ईस्वी को जारी किया गया और ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया गया है वैश्विक नवाचार सूचकांक। इसमें टोटल कितने देश है? कुल कितने देश है? टोटल कुल 132 देश में है, जिसमें कि टॉप पे स्विट्जरलैंड रहा है और भारत का स्थान 40वां है। हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 111वां था, नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 40वां था और एक पर्यावरण जलवायु परिवर्तन वाला देखे थे उसमें भारत का स्थान 7वां था। टॉप 3 में कोई नहीं था, 4, 5, 6 और 7वें पे भारत था, यानी तीन सूचकांक आ गया। सूचकांक बहुत जरूरी है, सारे हर एक एग्जाम में लगभग 1-2 सूचकांक पूछ ही देता है, इसलिए ध्यान रखिए। हंगर इंडेक्स में 111 और आ गया वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 40वां और शीर्ष स्थान पे स्विट्जरलैंड, टॉप 1 पे स्विट्जरलैंड। संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र के उच्च स्तरीय खंड का आयोजन किया गया है? तो ये 78वां सत्र है, 78 सत्र है। उसका आयोजन कब से कब? 18 से 26 सितंबर 2023 को किया गया। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो डेनिस फ्रांसिस के द्वारा, डेनिस फ्रांसिस के द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र की अध्यक्षता की गई। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, एक क्यूएस का भी निकालता है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, और ये एक अलग वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन निकालते हैं, तो ध्यान देने वाले थे। अगर क्यूएस वाला पूछे तब चीन का था, चीन का क्या था? पेगिंग यूनिवर्सिटी था, और भारत का टॉप में IIT बॉम्बे था। लेकिन ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात कर रहा है, तो इसमें 2024 किसके द्वारा जारी किया गया था? ये टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी किया जाता है और इसमें शीर्ष स्थान पे किसको रखा गया है? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। कहाँ की यूनिवर्सिटी है? यूके, यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, इसको शामिल किया गया। इस सूचकांक में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष स्थान पर है? तो इसमें जो भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु है, उसको भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु IISc बंगलुरु है, उसको शीर्ष स्थान मिला है। किस समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है? मतलब संयुक्त रूप से अंतरिक्ष में भी अब काम करेगा, अंतरिक्ष उद्यम में भी। इसका नाम है I2U2। I2U2 में कौन कौन से देश है? तो I से इंडिया, I से इजराइल और U से USA और U से UAE, तो ये 4 देश शामिल है I2U2 में। और ये संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा इन्होंने की है। कब की है? 22 सितंबर 2023 ईस्वी को। अब आ जाता है साहेल सुरक्षा समझौता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किन देशों के सैन्य नेताओं ने साहेल सुरक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया है? साहेल सुरक्षा समझौता, ये माली है, बुर्किना फासो और नाइजर, 3 देश है। माली, बुर्किना फासो और नाइजर ने साहेल सुरक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया। इस समझौता की घोषणा कहाँ की गई थी? इसकी घोषणा बामाको, माली की राजधानी है बामाको, वहाँ इसकी घोषणा की गई। संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में किया गया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क। कब किया गया था? 20 सितंबर 2023 ईस्वी को। विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक रियाद, सऊदी अरब में, रियाद सऊदी अरब में इसका
आयोजन किया गया था। बैठक में किन भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? तो कौन से भारतीय स्थल है? तो शांति निकेतन हो गया, होयसल का पवित्र मंदिर, ये दोनों समूह को इसमें शामिल किया गया है विश्व धरोहर स्थल की सूची में। होयसल मंदिर कहाँ स्थित है? होयसल मंदिर कर्नाटक में स्थित है। भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं? तो टोटल 42 हो गए हैं अभी तक। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 42। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी वॉक का आयोजन किया गया है? दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी वॉक का आयोजन किया गया है? तो ये जोहान्सबर्ग में गांधी वॉक का आयोजन किया गया। कब किया गया? 17 सितंबर 2023 ईस्वी को। अमेरिका के किस शहर द्वारा सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो लुइसविले केंटकी में है एक लुइसविले शहर, उसके द्वारा सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई है। लुइसविले में सनातन धर्म दिवस कब मनाया जाएगा? तो ये 3 सितंबर को। कब मनाया जाएगा? 3 सितंबर को। लीबिया में किस तूफान ने भयंकर तबाही मचाई है? लीबिया में भी एक तूफान आया है जिसका नाम है डेनियल तूफान ने कहाँ तबाही मचाई है? लीबिया में। अगला क्वेश्चन, विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? अच्छा, सर्वश्रेष्ठ देश कौन कौन से हैं? तो ये रैंकिंग किसने जारी किया है? यूएस न्यूज और वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा। यूएस न्यूज और वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा। इसमें 2023 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश हो जाएगा? स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर, मतलब सर्वश्रेष्ठ देश की सूची में सबसे टॉप पे स्विट्जरलैंड हो जाएगा। भारत का स्थान कौन सा होगा? भारत का 30वां स्थान है। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ कब किया गया? वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन 9 सितंबर 2023 ईस्वी को। किस देश ने मिनटमैन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? मिनटमैन 3 तो अमेरिका ने किया है मिनटमैन 3 का। और ये किस तरह की मिसाइल है? तो ये ICBM यानी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटरकॉन्टिनेंटल अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है मिनटमैन 3। किसने इसका परीक्षण किया है? अमेरिका ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है? अब मतलब एक जगह और एक और देश, एक छोटा सा देश, वहाँ भारतीय दूतावास स्थापित किया जाएगा। उसका नाम है क्या? तिमोर लेस्ते। काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन ललितपुर नेपाल। ओके, ललितपुर नेपाल में। महोत्सव में किन देशों ने भाग लिया था? काठमांडू कलिंग साहित्य की बात कर रहा है। इसमें भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका ने भाग लिया था। 43वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये आयोजन जकार्ता में किया गया। आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? जकार्ता, इंडोनेशिया। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के द्वारा जारी किया गया। इस रैंकिंग में कितने देश शामिल है? इसमें टोटल 64 देश शामिल है। पहला स्थान स्विट्जरलैंड का है, इसने 100 स्कोर किया है। और भारत की रैंक 56 है, इसने 41.75 स्कोर किया है। यानी एक और आ गया, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी विश्व प्रतिभा रैंकिंग। और विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत का स्थान 56वां है, 56 है। ओके, 56वां है और स्विट्जरलैंड का पहला है। तो ये हमारा अब आर्थिक स्टार्ट होता है, यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग आर्थिक और विज्ञान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखेंगे।